हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ पारका मिर्ज़ा। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया 2021-22। ठीक है। अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली जीडीपी क्या होता है। ठीक है, हम किस किस मेथड से जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है। तो जीडीपी का लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले हमें ये सारी चीज़ें मालूम होनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इन सारी चीज़ों के बारे में मालूमात होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी हम समझ सकते हैं कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो जीडीपी को कैलकुलेट करने में हम ऐड करते हैं। जीडीपी का मेन फॉर्मूला क्या है, कौन से सेक्टर्स का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है जीडीपी में, जिस वजह से हमारी कंट्री की जो जीडीपी है 21-22 की उसमें ग्रोथ देखने को मिला है ना। आगे का एस्टिमेशन क्या है, प्रिडिक्ट जो हमारी सरकार ने प्रिडिक्शन किया है रिगार्डिंग द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया 2022-23, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है। एंड अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ईच एंड एवरीथिंग जो भी चीज़ मैं डिस्कस करूंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ एक ही चीज़ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी हमारी सेशंस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड आपने क्या करना है, सेशन को शेयर भी करना है एंड अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं व्हाट इज़ जीडीपी। जीडीपी की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इट इज़ अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक की बात करते हैं तो व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि हमारे इंडिया में, ठीक है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं बने हैं, कितने सर्विसेज प्रोवाइड किए गए हैं एक साल के अंदर, दैट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम इसको डिफाइन करते हैं जीडीपी को तो हम कह सकते हैं द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, वी कॉल्ड इट एज जीडीपी। ठीक है, अगर हम यहां पे जीडीपी की बात करते हैं तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूं कि मान लीजिए चाइना की एक कंपनी है। ठीक है, चाइना की एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। ओके, चाइना की ये जो कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये जो प्रोडक्ट है ये अपनी एक प्रोडक्ट बना रही है। कहां पे? इंडिया पे। इंडिया में चाइना ने क्या किया, अपना एक प्रोडक्ट बनाया है। प्रोडक्ट बनाने की वो तैयारी कर रहे हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, मान लो वॉचेस बना रहे हैं वो, तो यहां पे एक हम कह सकते हैं कि हो जाता है कि ये चीज़ जो चाइना की कंपनी है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में बना रही है, तो वो जो उसका कैलकुलेशन होगा, क्या हमारे जीडीपी के अंदर वो कैलकुलेट होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। चाइना भले ही एक अलग कंट्री है बट वो प्रोडक्ट जो बना रही है, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है, वो इंडिया में कर रही है, तो ये चीज़ ऐड होगी इंडिया के जीडीपी के अंदर। ये चीज आपने भूलना नहीं है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भले ही अलग कंट्री है बट वो प्रोडक्शन तो हमारे कंट्री के अंदर कर रही है। उनका जितना भी प्रोडक्ट्स बनेगा, जितना भी कंट्रीब्यूशन आएगा, वो एडअप होगा हमारे इंडिया के जीडीपी में। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। देन अगर हम फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करते हैं, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहां पे मार्केट वैल्यू आपको क्या कह रहा है? मार्केट वैल्यू की बात करते हैं, हम कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल ले लो, अगर लैपटॉप्स बनाते हैं, ठीक है, लैपटॉप हमने बनाया है, तो लैपटॉप जब हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो हमें वो लैपटॉप मिलता है 35,000 या 25,000 या 60,000, जैसे आपको लेना है। अलग अलग कंपनीज के लैपटॉप्स आते हैं, तो हमें तो ये एक एग्जैक्ट प्राइस, फाइनल प्राइस में हमें मिल जाता है, ये दैट इज मार्केट वैल्यू। ठीक है, बट इस प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने में, बनाने में अलग अलग चीजों पे खर्च हुई है, खर्चा किया गया है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर लैपटॉप्स की हम प्रोसेसर्स की बात करते हैं, प्रोसेसर की बात करते हैं, उसमें विंडो
अपडेट्स भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड अप होती है, तभी एक लैपटॉप प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन हमें मार्केट में वो प्रोडक्ट क्या मिलता है, एक फाइनल, एक मार्केट वैल्यू प्राइस, एक फाइनल प्राइस में उस प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं कि द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो बन के तैयार हो गया है एंड वो चीज हमारे मार्केट एरिया में बिक रहा है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं एंड कितना सर्विसेज प्रोवाइड किया गया है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, वी कॉल्ड इट एज जीडीपी। तो ये सारी चीजें इंक्लूड होगी अंडर जीडीपी। और एक एग्जाम्पल अगर मैं दे देती हूँ तो बेसिक एग्जाम्पल समोसे का। मान लो हम समोसा खाते हैं, है ना, समोसा तो हमें बाजार में ₹12 या ₹10 का मिल जाता है, एग्जैक्ट फाइनल प्राइस में हमें ₹10 या ₹12 में समोसा मिल जाता है। बट उस समोसा को बनाने में उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ किए जाते हैं उसकी भी तो चार्जेस होते हैं। उसमें आलू ऐड होता है, उसको बनाने में हमें मैदा की ज़रूरत पड़ती है, वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ती है, तेल की ज़रूरत पड़ती है। तो बनाने का अलग अलग प्राइजेस, जब बनाने वाला जो बनाता है उसको तो पड़ता ही अलग अलग प्राइजेस। अपना एक प्रॉफिट मार्जिन रख के ही वो मार्केट एरिया में फाइनल कंज्यूमर्स को वो समोसा बेचता है एट फाइनल प्राइस ₹10 या ₹12। तो वो चीज़ भी ऐड होगी अंडर जीडीपी। हमने समझ लिया जीडीपी, ठीक है। मैंने आपको विद एग्जाम्पल बताया कि एक्चुअली जीडीपी क्या है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम जीडीपी जो कैलकुलेट करते हैं, किन किन चीज़ों को हम ऐड करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडिया के जो रेसिडेंट है, जो इंडिया के अंदर रहते हैं, उनका मेन खर्च किस पे होता है, दैट इज हाउस होल्ड हो जाता है। हाउस होल्ड, बिजनेस पे जो हम खर्च करते हैं, देन गवर्नमेंट जो खर्च करती है हमारे कंट्री के ऊपर, ये सारी चीजें ऐड होगी अंडर जीडीपी। तो जीडीपी का एक फॉर्मूला है, जीडीपी इज इक्वल्स टू, दैट इज जीडीपी इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये हमारा फॉर्मूला है जीडीपी का। कंजम्पशन इंक्लूड्स आपकी प्राइवेट कंजम्पशन, आप प्राइवेटली पर्सनल अगर कुछ खर्च कर रहे हो अपने कंजम्पशन के ऊपर, वो चीजें आ जाती हैं रिगार्डिंग कंजम्पशन पे, है ना। देन कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो खर्च कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो चीज आ जाएगी अंडर कंजम्पशन, ठीक है। देन सेकेंड हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट बेसिकली हम पर्सनली भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर दी हाउस होल्ड पर्पसेस, वो चीज़ें आ जाती है। देन बिजनेसमैन जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है टू अर्न प्रॉफिट, तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट में एड अप हो जाएंगी। देन गवर्नमेंट की मेन एम क्या है, गवर्नमेंट जो कंट्री के ऊपर खर्च करती है, एक्सपेंडिचर करती है एक्सपेंसेस पे, तो वो सारी चीज़ें आ जाएगी अंडर दिस। एंड लास्ट वन वी हैव नेट एक्सपोर्ट, कि हमारी कंट्री जो एक्सपोर्ट करती है, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना हो रहा है एंड इंपोर्ट कितना हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं अंडर जीडीपी। तो आपने नहीं भूलना है कि जीडीपी का मेन फॉर्मूला क्या हो जाता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स प्लस नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। ये हमने बेसिक चीजें हमने देख ली। मैंने आपको बेसिक सी चीज बताई कि जीडीपी को समझने के लिए, उसके जो रीसेंट डाटा जो अपडेट्स आए हैं उनको समझने के लिए पहले ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको आगे का जो एक्टिविटीज है वो समझ में आएगा, ठीक है। ओके, मैं ये भी बता दूं कि जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो 3 तरह का मेथड्स होता है, 3 टेक्निक्स होता है टू कैलकुलेट जीडीपी। पहला है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड से हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम मेथड के अंदर कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज आ जाती है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं रिगार्डिंग जीडीपी, दैट इज इनकम ऑफ लेबर्स, वेजेस, सैलरीज जो हो जाती हैं एम्प्लॉयज की, लेबर्स की, तो उसकी सैलरी वेजेस जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। देन प्रॉफिट्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है, उनकी जो प्रॉफिट्स होती हैं उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं अंडर इनकम मेथड। मान लो हमने इन्वेस्टमेंट किया टू अर्न प्रॉफिट। हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, मान लो प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज़ की, तो प्रोडक्शन करने के टाइम में हमें मान लो फॉर एग्जांपल 10,000 का खर्चा लगा,
हमने 10,000 का खर्च किया, बट हम हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि हमने 10,000 खर्चा किया है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट जब हमें उसका आउटपुट मिलेगा वो या तो 15 मिलेगा या तो 20,000 मिलेगा, 5,000 या 10,000 एक्स्ट्रा ही मिलेगा। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट्स आप अर्न कर रहे हो वो सारी चीजें इंक्लूड होगी अंडर इनकम मेथड। देन कम्स हमारा रेंट इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड्स। मान लो आपका जमीन है या फिर आपका जमीन में आपने घर बनाया है, उस घर को आपने रेंट में दे दिया है, तो मंथली इनकम आपके पास आ रहा है, तो वो सारी चीजें इंक्लूड होगी अंडर इनकम मेथड ऑफ जीडीपी। देन हमारा सेकेंड मेथड है टू कैलकुलेट जीडीपी, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड की आप खर्च कितना कर रहे हो अपने कंजम्पशन के ऊपर, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, है ना। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया, पर्सनल कंजम्पशन, आप अपने नीड्स को पूरी करने के लिए जो भी खर्च कर रहे हो वो सारी चीजें। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आपने इन्वेस्टमेंट किया, कहीं पर भी इन्वेस्ट किया, लैंड खरीद के आपने उस पर कुछ प्रोडक्शन किसी को दे दिया है फॉर द प्रोडक्शन पर्पसेस, तो उसका आपको इनकम आ रहा है, तो ये क्या आपने इन्वेस्टमेंट किया है ताकि आपको एक इनकम जनरेट हो, आपको प्रॉफिट मिले, तो ये भी चीज आप आ जाता है अंडर एक्सपेंडिचर मेथड। एंड थर्ड वन वी हैव गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट जो खर्च करती है हमारे कंट्री के लिए, हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, ताकि हमारी कंट्री ग्रो करे, डेवलप करे, इन द सेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी के अगर हम बजट पढ़ेंगे या फिर जीडीपी में मैं आगे आपको बताऊंगी, तो हमारा गवर्नमेंट का इस बार का मेन एम क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कैसे करना है ताकि हमारी कंट्री ग्रो करे, तो ये एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। एंड लास्ट हो जाता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट, हमने प्रोडक्शन करी हमारी कंट्री में, हमने गुड्स बनाए, बस उस गुड्स को क्या कर रहे हैं, हमने इंटरनेशनली बेचना है टू डिफरेंट कंट्रीज, तो आप एक्सपोर्ट कितना कर रहे हो उसका भी कैलकुलेट हम करेंगे अंडर एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। ठीक है, एंड थर्ड वन वी हैव आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड में क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट किया, आपको कितना प्रॉफिट, आपका आउटपुट क्या हो रहा है, उससे कितना प्रॉफिट बन रहा है, कितना आउटपुट मिल रहा है आपको जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, वैल्यू एडेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सेक्टर्स। इकोनॉमिक का जो डिफरेंट सेक्टर्स है, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, तो इन सारे सेक्टर से आपने किया इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज पे, वैल्यू एडेड, तो उसका आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, तो ये सारी चीजें कैलकुलेट होगी अंडर जीडीपी। यहां पे आपको मेंशन भी किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर से। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो फार्मिंग जो करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं हम, लाइफ स्टॉक के लिए फॉरेस्ट्री होती है, तो ये सारी चीजें इंक्लूड होगी अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है हमारा प्रोडक्शन जो हम करते हैं, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड टू द फाइनल कंज्यूमर्स। एंड सर्विस सेक्टर में आ जाता है हमारा गवर्नमेंट जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, रेस्टोरेंट से जो हमें सर्विसेज मिलता है, बैंकिंग से, फाइनेंस से, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी सर्विस में। तो हम इन तीन मेथड से कैलकुलेट करते हैं हमारा जीडीपी। ठीक है, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ कि रीसेंट जो अपडेट है रिगार्डिंग जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, तो हमें एक ग्रोथ रेट देखने को मिला है। फॉर एन एग्जाम्पल, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी कंट्री हो, हर एक कंट्री जो है अपना जीडीपी का डाटा निकालता ही है हर साल। एंड अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट कंट्री का जीडीपी उनके पास हिस्टोरिकली मेंटेन्ड रहता है। ठीक है, तो अब हम डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे रिगार्डिंग दी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का क्या रहा है 2021-2 के लिए, एंड आगे जो हमारी गवर्नमेंट ने प्रेडिक्शन करी है रिगार्डिंग दी जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, ओके। हमारा स्टेट ऑफ इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ रेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा 2021-2022 का जो जीडीपी इंडियन इकोनॉमी एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट रहा वो कितना रहा, 9.2%। 2021-22 अभी भी हमारा 21 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी टाइम है। दैट इज हमारा फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो कब से स्टार्ट होता है, दैट इज 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। तो अभी भी हमारे पास 1.5 मंथ है टू कंप्लीट दी फाइनेंशियल ईयर। तो अभी हमारा इस फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी जो ग्रोथ रेट है एस्टिमेट किया गया था 9.2%, जो कि एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। अगर हम हमारी कंट्री की इकोनॉमी देखें
हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो रिसेस्ड हो गई थी, कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। क्यों? ड्यू टू दी कोविड, ड्यू टू दी पैंडमिक। अगर हम 2020 की बात करते हैं, 2021 की बात करते हैं, तो 2020 की अगर सिचुएशन देखें तो हमारा कंट्री का जो हाल था बहुत ही खराब था। हमारी कंट्री रिसेशन में चली गई थी। और पूरे वर्ल्ड की अगर बात करते तो हर एक जगह इस पैंडमिक का एक एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला था, है ना। तो धीरे धीरे हमारी कंट्री जो है वो ग्रो करी। क्यों? क्योंकि 2020 में जो है 2021 में लॉकडाउन पड़ा था, पूरे साल लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा था, इंडस्ट्रीज बंद पड़ गई थी। जब इंडस्ट्रीज ही बंद पड़ गई थी तो गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से बनेंगे? जब गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे उसके लिए भी हमें लेबर्स वर्कर्स की जरूरत है। जब हर जगह लॉकडाउन है तो आपको लेबर्स वर्कर्स कहाँ पे मिलेगा? तो इस वजह से हमारी जो कंट्री है वो रिसेशन में चली गई थी, है ना। अगर हम 2021 की बात करते तो हमारी कंट्री जो है जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में चले गया था। बट अभी 21-22 की अगर हम बात करते हैं तो हमारा एस्टिमेटेड जीडीपी जो है वो दैट इज 9.2%। और सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन हमें कब देखने को मिला था? दैट इज 2020-21 में, दैट इज 7.3% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट में। क्योंकि वहां पे जितने भी सारे फैक्टर्स थे वो डिक्रीज हो गए थे, रिसेस चले गए थे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट बोलो, डिमांड एंड सप्लाई, गुड्स एंड सर्विसेज बोला, या फिर इन्वेस्टमेंट बोलो, या फिर प्रोडक्टिविटी बोलो, तो ये सारी चीजें बंद थी। तो लेबर्स एम्प्लॉयज को इनकम कहां से मिलेगा? हर चीज बंद पड़ा था, ठीक है। बट आने वाले साल के लिए दैट इज 2022-23 के लिए, 2022-23 के लिए हमारा एस्टिमेशन जो जीडीपी एस्टिमेटेड किया गया है, प्रेडिक्शन जो करी गई है, हमारा जीडीपी जो ग्रोथ रेट रहने वाला है दैट इज 8 से 8.5% तक रहने वाला है रिगार्डिंग 2022-23। तो ये भी होने वाला है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो हेल्दी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। बट फिर भी अगर हम देखें कुछ टाइम पहले ही ड्यू टू दी थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस दैट इज ओमिक्रॉन, उस टाइम पे भी ऐसा चांसेस लग रहा था हमारा जनवरी में ही कि हमारा जो इकोनॉमी और फिर से कहीं लॉकडाउन ना हो जाए, या ऐसा सिचुएशन लग रहा था। बट ऐसा हुआ नहीं, टाइमिंग्स लगा दिए गए बट ऐसा हुआ नहीं। बट फिर भी एस्टिमेशन प्रेडिक्शन दिया गया है कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारी जो जीडीपी है वो ग्रो ही करेगी धीरे धीरे, हर एक फैक्टर्स को अगर हम इंक्लूड करते हैं अंडर दिस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एक कंट्री जो है अपनी जीडीपी प्रोजेक्शन करती है, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जारी करती है। तो वैसे ही अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, IMF भी अकॉर्डिंग टू देम एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी किया गया रिगार्डिंग द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कि इट इज द फास्टेस्ट ग्रोथ ऑफ 8.7% and 7.5% respectively for 2022-23. The latest forecast of real GDP growth according to World Bank and Asian Development Bank कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इन दी टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये लेटेस्ट अपडेट है रिगार्डिंग जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है। 2021-22 का है जो 9.2% एंड एस्टिमेटेड जो 22-23 का जीडीपी रहने वाला है दैट इज 8 to 8.5%। ओके, देन हम बात कर लेते हैं हमारा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक हमने बात कर लिया, अकॉर्डिंग टू IMF ऑल्सो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से भी इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट हम कह सकते हैं पूरे इकोनॉमी में। एंड इंडिया का जो पोजीशन है वो पूरे 3 साल में सबसे अच्छा पोजीशन देखने को मिला है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ अगर हम बोले। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रोजेक्शन द रियल जीडीपी प्रोजेक्टेड ग्रोथ एट 9%, 9.2% हमारा जीडीपी ग्रोथ 2021-22 का एंड 22-23 अकॉर्डिंग टू IMF उनका प्रोजेक्शन क्या है कि 22-23 के लिए हमारा जीडीपी ग्रोथ जो रहने वाला है दैट इज 7.1%। 9% 2021-22 एंड 22-23 के लिए रहने वाला है अकॉर्डिंग टू IMF, बट 22-23-24 के लिए हमारा जो जीडीपी प्रोजेक्शन है वो 7.1%। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी।
and this makes India the fastest growing major economy in the world for all 3 years. अगर हम 3 साल के अंदर देखें ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन में भी पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी जो है ग्रो करी है, वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी, है ना। अगर हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की एंड एफडीआईज की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो रिजर्व्स, अकॉर्डिंग टू रिजर्व जो है इंडिया का रिजर्व जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन है इंटरनेशनली भी, एंड एफडीआईज भी जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा अर्न कर रही है। विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारी कंट्री में। तो ये जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं अंडर जीडीपी। फॉर एक्सचेंज फॉर रिजर्व्स जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है, एफडीआईज है एंड एक्सपोर्ट अर्निंग्स, तो इसका एक बहुत ही हेल्दी, एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला है हमारे इंडिया के जीडीपी में। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे बजट सेशन में एंड हमारे इकोनॉमिक सर्वे में सबसे ज़्यादा ध्यान जो है हमारी गवर्नमेंट ने दी है वो किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। रिगार्डिंग दी PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में बहुत ज़्यादा बात करी गई है, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी भी कंट्री की डेवलप दिखेगी, अगर आपको किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक हेल्थ पता करना है तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है तो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक हेल्थ आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक इंडिकेटर है जो आपको किसी भी कंट्री के हेल्थ के बारे में बता सकती है। ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, एफडीआईज एंड एक्सपोर्ट्स का एक बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग दिस लास्ट 3 years। ठीक है, ये जो है हमारा इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट है 2016 से लेकर 26 तक। ठीक है, 2016 से लेकर 23 का अभी तक अगर हमने देखा है इंडिया में 2 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स रहे हैं जहां पे हमारी जो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में चली गई थी। ठीक है, अगर हमको पता है कि अगर हमारी जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करे, रिसेशन में चली गई है, तो हमारी सरकार के लिए ये बहुत ही एक चैलेंजिंग हो जाता है कि कंट्री में रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू आने का तो कहीं से मतलब कुछ जरिया है नहीं, इनकम जो है गवर्नमेंट के पास वो कहीं से नहीं आ रही है, टैक्सेस, नॉन टैक्सेस, यहाँ भी ड्यू टू द पैंडेमिक इसका एक बहुत ही एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला है। रेवेन्यू कहीं से जनरेट नहीं हो रहा है, बट हमारे गवर्नमेंट का जो खर्चा है, हमारी सरकार का जो खर्चा है ड्यूरिंग दिस लास्ट 3 years वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सारी चीज़ें, सारी फैक्टर्स जो थी वो बंद पड़ी थी ड्यू टू दी लॉकडाउन, ड्यू टू दी पैंडेमिक, है ना। तो इससे क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, डेप्ट लेना पड़ा डिफरेंट कंट्रीज से। डेप्ट उन्होंने लिया क्योंकि उनके पास फंड्स की कमी थी, रेवेन्यूज की कमी थी। डेप्ट लिया ताकि हमारे कंट्री में उसको इन्वेस्ट कर सके एक्सपेंडिचर के ऊपर, डिफरेंट फैक्टर्स पे। इससे क्या हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई तो बढ़ गई, लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो खर्च कहाँ से करेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, चैलेंजेस थे जो हमारी सरकार ने फेस किया ड्यूरिंग दिस लास्ट 3 years, ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। तो ये एक ब्रीफ चार्ट मैं आपको बता रही हूँ कि 2016 से लेकर 2026 तक एस्टिमेशन दिया हुआ है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो क्या रहने वाला है। 2016 की बात करते हैं तो 8.26% एक बहुत ही अच्छी हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली है। देन 2017 में थोड़ा ये फिर से कम हो गया था हमारा ग्रोथ, दैट इज 6.8%। देन 18 में 6.53%। देन 2019 में हमारा जो जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर किया ड्यू टू द रीजंस बिहाइंड इट कि 4.04% में। बट 2020 में, 2021 की अगर हम बात कर 20 में बात करते हैं तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो नेगेटिव में चली गई थी, दैट इज -7.25%। क्यों भाई, क्यों? ड्यू टू द पैंडेमिक। एडवर्स इफेक्ट हमारी कंट्री की इकोनॉमी में देखने को मिला था, एडवर्स इफेक्ट ऑन जीडीपी देखने को मिला था, है ना। देन अभी एस्टिमेशन किया गया है, हम जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया 2021 की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट एक 9.5%, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट ग्रोथ देखने को मिला आफ्टर द पैंडेमिक। पैंडेमिक तो अभी चल ही रहा है, थर्ड वेव ऑफ पैंडेमिक ओमिक्रॉन, बट एक बहुत ही पॉजिटिव साइन देखने को मिला।
देन एस्टिमेशन किया गया है 2022 में, दैट इज 8.52%, जो भी एक अच्छी बात है। 2023 की बात करते हैं तो 6.57% एस्टिमेशन दिया गया है रिगार्डिंग द इंडियाज जीडीपी, एंड उसके बाद 6.29, 6.19, 6.08। तो धीरे धीरे हमारी कंट्री जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है अगर हम बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट की। तो ये एक प्रिडिक्शन दिया गया है, ओके। बट अभी का आपको ये याद रखना है 2021 का 9.5% है एंड 2022 का जो है वो 8.52% रहने वाला है हमारा जीडीपी, जो प्रेडिक्शन किया गया है बाय गवर्नमेंट। अगर हम आईएमएफ की बात करते हैं, अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, ओके। देन सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर जीडीपी में हम देखें तो सबसे ज्यादा सेक्टर किस सेक्टर से कंट्रीब्यूशन मिला है इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट में, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है टुवर्ड्स जीडीपी। ड्यूरिंग द पैंडेमिक ऑल्सो हर एक सेक्टर्स पे एक बहुत ही एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला था, कंट्रीब्यूशंस कहीं से भी नहीं आ रहा था। बट एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि ड्यूरिंग द पैंडेमिक ऑल्सो इसका एक अच्छा इफेक्ट देखने को मिला हमारे जीडीपी में, दैट इज 3% to 5% तक का कंट्रीब्यूशन रहा है जीडीपी में रिगार्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है एंड हमारी गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि उनको अब खर्च करना है तो सबसे ज़्यादा किस पे करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर को डिजिटलाइज्ड वे में टेक्नोलॉजीज को इन्वॉल्व करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम नेचुरल फार्मिंग कैसे कर सके। तो हर एक डिफरेंट तरीका जो है हमारी गवर्नमेंट अपना रही है रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को और प्रमोट किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए कि हमारी कंट्री तो एक्सपोर्ट ऐसे करती ही है सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली। अगर हम व्हीट, राइस, मीट, पल्सेस की बात करते हैं तो हम इंटरनेशनल मार्केट में भी इंडिया का जो है नाम आए रिगार्डिंग एक्सपोर्ट। तो ये तो है ही, बट इसको और स्ट्रेंथन करना है और प्रमोट करना है, ओके। अकॉर्डिंग टू आरबीआई ने भी अपना डाटा रिलीज किया, जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 9.5% ड्यूरिंग 21-22, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं, आपको पता होगा जो जीडीपी जो रिपोर्ट जारी किया जाता है, हमारी जीडीपी का जो रिपोर्ट कौन जारी करता है, दैट इज MOSPI, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। विद द हेल्प ऑफ दिस मिनिस्ट्री हमारा जीडीपी का जो डाटा है वो रिलीज किया जाता है, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ रेट 21-22 that is 9.2 to 5% and हमारा 21-22 is estimated 9.2%, 7.3% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था रिगार्डिंग दी पास्ट फिजिकल ईयर 2020 की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। देन रियल GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड की रिसोर्सेज के ऊपर, वैल्यू एडेड की रिसोर्सेज कितना बेसिक प्राइसेस होनी चाहिए रिसोर्सेज की, उसका भी एस्टिमेशन दिया गया रिगार्डिंग दी जीडीपी। अगर हम देखें दैट इज, अगर हम 2021-22 की बात करते हैं तो 135.22 लाख करोड़ प्राइस एस्टिमेशन दिया गया था रिगार्डिंग द रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड की, एज अगेंस्ट 124.53 2020-21। तो इसमें से अगर हम डिफरेंस निकालें तो एक इंक्रीमेंट यहां भी देखने को मिला है, ग्रोथ रेट यहां पे भी देखने को मिला है, दैट इज 8.6% की ग्रोथ। जहां पे 135 था अभी 120, जहां पे 124 देखने को मिला था वहां पे अभी 135 देखने को मिल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है रिगार्डिंग दी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। देन अगर हम सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आया है, प्रोडक्टिविटी उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, दैट इज 12.5% अगेंस्ट 7.2%। 2020 की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, कॉन्ट्रैक्शन में चली गई थी, दैट इज 7.2%। बट अगेन अगर हम 2021-22 की बात करते हैं तो उसमें भी एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है, दैट इज 12.5% फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच इंक्लूड्स प्रोडक्टिविटी, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करो, माइनिंग, क्वायरिंग, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिंग, जो आप ट्रेड करते हो, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, तो ये सारी चीज़ें में भी इन्वॉल्वमेंट एक देखने को मिला, दैट इज इन सारी चीज़ों को मिलाएं तो वहाँ से एक ग्रोथ देखने को मिला, दैट इज 11.9% की ग्रोथ। अगर टोटल मैन्युफैक्चरिंग की हम बताएं तो उसमें एक ग्रोथ देखने को मिला, दैट इज 12.5% का ग्रोथ। एंड हमारी सरकार जो है इस बार के बजट सेशन में
ये भी बात करी गई है कि मैन्युफैक्चर सेक्टर को और कैसे प्रमोट करना है विद द हेल्प ऑफ द PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ताकि मैन्युफैक्चर सेक्टर को और बूस्ट करें, हमारी कंट्री में प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाएं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को और बनाएं, ताकि हम एक्सपोर्ट जो है उसकी ज़्यादा कर सकें एंड इंपोर्ट को किसी तरह कम कर सकें, ताकि इंटरनेशनली भी हमारा एक इमेज, एक गुडविल बन जाए रिगार्डिंग दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये तो बात हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एंड सेकंड एग्रीकल्चर सेक्टर से, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ड्यूरिंग दी पैंडमिक ऑल्सो एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड्स कंट्रीज GDP। हर एक चीज़ बंद पड़ा था उस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद पड़ी थी, बट उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा सेक्टर था जहां से कंट्रीब्यूशन मिल रहा था टू इंडियाज GDP। दैट इज अ कंट्रीब्यूशन, अ ग्रोथ देखने को मिला ड्यू टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर की रिगार्डिंग 3.9% इन द फिस्कल ईयर एंड 3.6% ग्रोथ रिकॉर्डेड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो अभी की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ यहाँ पे भी देखने मिला है, दैट इज 3.6 से 3.9%। तो ये भी चीज़ ऐड होती है, कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स इंडियाज GDP, है ना। देन नॉमिनल GDP की बात करते हैं, 21-22 एस्टिमेशन दिया गया था, दैट इज 232.15 लाख करोड़ अगेंस्ट प्रोविजनल एस्टिमेटेड GDP 2020 की बात करते हैं तो बहुत ही कम था, दैट इज 197.46 लाख करोड़ नॉमिनल GDP। और GDP अगर हम करंट की बात करते हैं तो एस्टिमेटेड 2021-22 की कितना है, 232.15 लाख, जहां पे 2020 की अगर हम बात करते हैं तो 197। तो यहाँ पे भी एक 17.6% का ग्रोथ देखने को मिला है अगर हम GDP की बात करते हैं रिगार्डिंग नॉमिनल GDP। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन, एक हेल्दी साइन देखने को मिला है टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। कंज्यूमर का स्पेंडिंग, अगर हम कंज्यूमर स्पेंडिंग्स की बात करते हैं तो कंज्यूमर स्पेंडिंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन्स कहाँ से करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम ही जनरेट नहीं हो रहा है तो कंज्यूमर स्पेंड कहाँ से करेंगे। कुछ हाथ में इनकम आए तभी हम सोचते हैं कि अच्छा इनकम आ रहा है, तभी लोगों के डिमांड्स बढ़ते हैं, वो खर्च करते हैं, बट लोगों के पास इनकम ही नहीं है, काम बंद पड़ा है, पूरे कंट्री में लॉकडाउन है, पूरे वर्ल्ड में, तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग कहाँ से होगी। तो जो उनकी बेसिक नीड्स थी वही, उस पर ही काम चल रहा था कि बेसिक नीड्स जो है वही पूरी कर रही थी हमारी जो कंज्यूमर्स है, अवेलेबल कंज्यूमर्स है। क्यों? ड्यू टू दी कोविड-19, है ना। तो इसका भी एक एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला है। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू हमारी सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ड्यू टू दिस पैंडमिक गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट ने क्या किया, डेप्ट लिया दूसरे कंट्री से। डेप्ट तो ले लिया, बाद में तो देना ही है कंट्री को, दूसरे कंट्री से जहां से लिया है, बट वो जो उन्होंने पैसा लिया है, इनकम जो रेवेन्यू उनके पास आया है, वो चीज़ वो खर्च करेगी एक्सपेंसेस पे, ताकि हमारी कंट्री में जो खर्च करने हैं एक्सपेंसेस के ऊपर, वैक्सीनेशन के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें मेंटेन रहें। इससे क्या होता है, महंगाई भी बढ़ती है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट आया बाय द एक्सपर्ट्स दैट इट्स एक्सपेक्ट्स इन्फ्लेशन टू स्टार्ट ड्रॉपिंग फ्रॉम द रीसेंट हाई, बट ट्रेडर्स आर ग्रोइंग वरीड एज ग्लोबल क्रूड प्राइसेस ग्रीन ड्यू अगर हम 2021 की बात करते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई, WPI में तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला, ग्रोथ देखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा महंगाई देखने को मिला है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। बट वहीं पे अगर हम CPI की बात करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे महंगाई जो है वो कम दिखी, लोगों में जो महंगाई है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, गुड्स एंड कमोडिटीज़ की जो महंगाई है वो कम दिखी अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं। बट ये तो हमारे कंट्री में तो ड्रॉप हो गया प्राइस, बट अगर हम ट्रेडर्स की बात करते हैं जो इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं, सबसे ज़्यादा अगर ट्रेड की बात करते हैं, जो हम ऑयल खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज से, बाहर की कंट्रीज में तो ऑलरेडी इंटरनेशनली प्राइजेस बढ़े हुए हैं, तो उसका एक इफेक्ट हमारे कंट्री में भी देखने को मिला है। जब बाहर कंट्री में ही प्राइजेस बढ़े हुए हैं तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे कंट्री में भी जो प्रोडक्ट एंड सब आएंगे तो उसकी भी प्राइसेस जो है वो बढ़ी हुई ही दिखेगी, है ना। तो ऑल प्राइसेस की बात करते हैं, तेल जो हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, तो यहाँ पे उसकी बात कर लेते हैं। द प्राइस राइजेस हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन एज इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 80% ऑफ इट्स ऑयल रिक्वायरमेंट्स। तो अगर हम
इंटरनेशनली बात करते हैं तो इंडिया कितना इंपोर्ट करती है ऑयल रिक्वायरमेंट्स, दैट इज 80%। तो ये एक देखने वाली बात है, हमारी सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए, है ना। तो ये हमने बात कर ली रिगार्डिंग दी जीडीपी डाटा। ओके, रीसेंट जो अपडेट्स दिया गया है रिगार्डिंग जीडीपी, अगर कोई न्यू स्टूडेंट होगा उसको भी पता चल जाएगा कि अगर जीडीपी रीसेंट अपडेट्स जो आया है, तो मैंने आपको वो भी समझा दिया कि जीडीपी क्या है, व्हाट आर द थिंग्स जो कि हम इंक्लूड करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी, मार्केट वैल्यू क्या है जो हम फाइनल गुड्स के ऊपर हम जो लगाते हैं वो क्या है, फिर मैंने आपको रीसेंट अपडेट्स दिया। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। एग्जाम के रिगार्डिंग इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ही जाएगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।